हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है और आखिरी भाग है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों की शुरुआती खोज से लेकर जो जैसे जैसे धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की, वैसे वैसे आवर्त सारणी में उनको स्थान देते गए और आवर्त सारणी जो बनाई गई वो तत्वों के एक विधिवत जानकारी को अध्ययन करने के लिए बनाई गई, जिससे कि इसका अध्ययन सहज हो सके, सरल हो सके, है ना। आसानी से इसके बारे में जानकारी, एक ग्रुप के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो उससे पूरे सभी तत्वों के बारे में जानकारी हमें हो सके और पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी इसमें रुचि रहे, उनको आसानी से इस प्रत्येक सारणी के बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए इनको सारणीबद्ध किया गया। सबसे पहली बार डॉवर्नियर का त्रिक नियम आता है। तो सन 1829 में जर्मन वैज्ञानिक डॉवर्नियर ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूहों को प्रस्तुत किया जिनके गुण परस्पर आपस में समान थे। इस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के लगभग मध्य में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 7, 27, 23 और 39 है। अगर पहले और तीसरे का एटॉमिक नंबर ऐड करते हैं तो वो 46 हो जाता है, जिसका आधा कितना होता है 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से इन्होंने 3-3 परमाणुओं को लेकर, इस तरीके से तत्वों को लेकर बनाया, इसलिए ये त्रिक का नियम कहलाता है ना, डॉवर्नियर का। इसके बाद सेकंड जो एक आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों के वर्गीकरण के विकास में सन 1863-65 के मध्य में जॉन न्यूलैंड ने ये नियम प्रस्तुत किया। उसने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के सामान्य गुण पहले तत्व के गुणों के साथ समानता दर्शाते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ये इस सारणी की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला और 8वां तत्व जो होता है वो आपस में समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये समानता दर्शा रहा है फ्लोरीन के साथ। तो ये प्रत्येक 8वां तत्व से 8वां, 1 2 3 4 5 6 ये 8 ऐसे करके है ना, क्रम से। नेक्स्ट, मेंडलीफ का आवर्त नियम। 1869 में रूसी वैज्ञानिक सर D.I. मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये शुरुआती आवर्त सारणी है, ध्यान रखना। तो इसमें जो है परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सारा कुछ सिस्टम तैयार किया था, लेकिन वर्तमान में जो आवर्त सारणी जो प्रचलित है या जिसको कहें सर्वमान्य है, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर तैयार की जाती है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी शुरुआती। इसमें इन्होंने ये 8 वर्गों में इसको बांटा और 12 अलग अलग श्रेणी, जिनको कह लो रो, है ना, सी, उसके हिसाब से इन्होंने इसको वितरित किया। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी, इसमें कुछ जैसे हर आवर्त सारणी में थोड़ी बहुत कमियां दोष रहते हैं, तो वैज्ञानिक आने वाले समय में उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, या तो वो वैज्ञानिक स्वयं या अगली उनकी पीढ़ी के वैज्ञानिक। तो 1871 के बाद में नवीन तत्वों की जो खोज हुई उनके लिए स्थान नहीं प्राप्त था, है ना। दूसरा, 1913 में तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अभी मैं आपको एक आवर्त सारणी दिखाऊंगा। उसमें यदि सारणी का अध्ययन मेंडलीफ के परमाणु भारों के आधार पर किया जाए तो इसमें तमाम प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे परमाणु भारों, एक ही परमाणु क्रमांक के तत्वों को उचित स्थान न प्राप्त हो पाना, क्योंकि इन्होंने ये आवर्त सारणियाँ बनाई थी, ये परमाणु भार के आधार पर बनाई है। अगर हम हाइड्रोजन की स्थिति की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समभारिक समस्थानिक, है ना, समस्थानिक है। तो अगर जैसे उसका 1s1, 1s2 और 1s3, और अगर हम परमाणु भार के हिसाब से रखें तो हाइड्रोजन के लिए 3 स्थान चाहिए, जबकि परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए केवल 1 ही स्थान होना चाहिए। तो ये चीज़ फ़र्क थी। तो ये मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी आएगी थी उसमें इस तरीके से स्थान दिया गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष, ये कुछ कमियां थी। जैसे पहला,
तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु भार के अनुसार न होना। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान न होना। तीसरा, हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार, दो दो जगह उसको स्थान प्राप्त करना, प्रदान करना। असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। और पांचवा पॉइंट है, अक्रिय गैसों के बारे में सही से जानकारी प्राप्त न होना। नेक्स्ट बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन। इसके बाद वैज्ञानिक मोज़ले ने एक्स किरणों का एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु क्रमांक की जानकारी प्राप्त की। जब परमाणु क्रमांक का शोध हुआ तो इसके बाद से मोज़ले ने पाया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा नाभिक के धनावेश को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और मोज़ले के इसी खोज के बाद से ये भी निश्चित हो गया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं होते, बल्कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जब ये सारा सिस्टम अब परमाणु भार से डाइवर्ट होके परमाणु क्रमांक पर आ गया तो बात अब आती थी कि हमारी आवर्त सारणी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी समस्याएं उसमें से उनका एक तरीके से निस्तारण हो गया, एक तरह सुधार हो गया है ना। जब सारा मतलब मेन जो पोल गड़बड़ थी, मेन बेसिक जो उसमें चेंज लाना था हमें, वो चेंज आ गया था, तो उससे क्या हुआ, हमारे सारे दिक्कतें हमारी उससे सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी जो पेश की गई उसके कुछ लक्षण, जो प्रमुख आवर्त सारणी है वो यही है ना। तो इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी को 7 श्रेणियों में जिन्हें आवर्त कहा जाता है और 9 स्तंभों में जिन्हें वर्ग कहा जाता है उसमें बांटा गया। आवर्त की विशेषताएं क्या थी तो उनके बारे में यहाँ पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, तो इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, समझाता हूँ आपको, फिर आप इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, है ना। आवर्त सारणी में आवर्तों की क्रम संख्या 1 से 7 तक होती है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, इसलिए इसे लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। 6वें और 7वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, अतः इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। प्रत्येक दीर्घ आवर्त में प्रथम 8 तत्वों को सामान्य तथा शेष 10 तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और जो अति दीर्घ आवर्त हैं वे अपूर्ण है भी, है ना, लेकिन सन 2010-12 के बाद से बहुत से सारे तत्वों की खोज हुई थी या आर्टिफिशियल तौर पर बनाई गई थी, तो वर्तमान में कंप्लीट जो है हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्व हो चुके हैं। अतिदीर्घ 6वें और 7वें आवर्त में 8 सामान्य तत्व, 10 संक्रमण तत्व तथा 14 अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। 6वीं आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व लेंथेनाइड और 7वीं आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है ना, जो जिन्हें आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में नीचे पीरियोडिक टेबल में 2 लाइन अलग से होती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक आवर्त किसी क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से शुरू होकर किसी अक्रिय गैस तक हीलियम, नियॉन, आर्गन पर समाप्त हो जाता है ना। शुरुआत इधर से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम से होती है और अंत जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन पर हो जाता है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, धात्वीय प्रकृति, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ऑक्साइड की प्रकृति में नियमित परिवर्तन होता है। द्वितीय आवर्त के पहले 3 तत्व लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के दूसरे तत्वों के मध्य विकर्ण समानता का प्रदर्शन करते हैं और इसको विकर्ण संबंध भी कहा जाता है, जो इस चित्र की सहायता से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये अलग से भी पूछा जाता रहता है, विकर्ण संबंध के बारे में बताइए, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि रिलेशन इस तरीके से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्वों का आवर्त में विद्युत धनात्मक गुण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ घटता है। 12वां पॉइंट है, धात्वीय गुण। आवर्त में धात्वीय गुण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ घटता है। पॉइंट नंबर 13, संयोजकता के बारे में। हाइड्रोजन के अनुसार तत्वों की संयोजकता पहले वर्ग 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद 4 से लेके 1 तक घटती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 14, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण। आवर्त में ऑक्साइडों का क्षारीय गुण परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है।
पॉइंट नंबर 15 परमाणु त्रिज्या के बारे में। प्रत्येक आवर्त में पहले वर्ग से 7वें वर्ग की ओर जाने पर परमाणु तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान क्रमानुसार घटता रहता है। और पॉइंट नंबर 16 है, बाएं से दाएं चलने पर तत्व का घनत्व, क्वथनांक, गलनांक क्रमानुसार बढ़ते हैं तथा मध्य तत्व पर सबसे अधिक हो जाते हैं और आगे चलने पर पुनः घटने लगते हैं। अब आ जाती है वर्गों तथा उपवर्गों की विशेषताएं। तो आवर्त सारणी में 0 से लेकर 8 तक कुल 9 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग की वर्ग संख्या अपनी विशिष्ट संयोजकता को प्रदर्शित करती है, जो कि 0 वर्ग के तत्वों के लिए संयोजकता 0 तथा 1 वर्ग के लिए 1, 3 वर्ग के लिए 3 होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी अन्य 1 वर्ग के तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं। 1 वर्ग में नीचे के तत्वों का परमाणु भार ऊपर के तत्वों के परमाणु भार से अधिक होता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सीधे समझ सकते हैं कि परमाणु भार बढ़ता है। 0 तथा 8वें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे उपवर्ग ए और बी में। एक ही वर्ग में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम के साथ तत्वों के गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। विभिन्न समूहों में उपस्थित सामान्य संक्रमण तत्व दुर्लभ एक्टिनाइड हो सकते हैं। आधुनिक प्रणाली में बी उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं तथा ए उपवर्ग के तत्व सामान्य तत्व या हल्की धातुएं और या अधातु कहलाती हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। मेंडलीफ की आवर्त की सारणी की सहायता से हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं, परमाणु भार का आकलन कर सकते हैं, संदेहास्पद यानी जिनकी स्थिति कुछ डाउटफुल है उन परमाणु भारों को सही कर सकते हैं। नए तत्वों की खोज करने के लिए हमें एक तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी, ये दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी है और ये लास्ट में बोरबरी के नियम के अनुसार है। हालांकि आवर्त सारणी वही मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बेस पर ही तैयार की गई थी, लेकिन इसमें ऊर्जा का जो क्रम होता है उसके बारे में बोरबरी के नियम के अनुसार बढ़ाया जाता है। SPDF कोर्स में फिल होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जिन्हें वर्ग के या समूह कहते हैं। प्रत्येक आवर्त को चाहे वह लघु हो दीर्घ हो एक ही रेखा में रखा जाता है। प्रत्येक आवर्त में उपकोशों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार उसे उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे SPDF। जो वर्तमान या दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसका एक सबसे बेसिक चीज़ ये भी है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में होगा वो उसी ब्लॉक के अंदर आएगा। तो पूरी आवर्त सारणी जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी वो 4 ब्लॉकों में बटी हुई है SPDF में ना। तो वो चारों ब्लॉक में उसी अनुसार वो दिखाई देती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों ब्लॉकों में SPDF में बांटा गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को अलग से स्थान दिया गया है। इस आवर्त सारणी में धात्वीय अधात्वीय तत्वों को, संक्रमण तत्वों को, अक्रिय गैसों को स्पष्ट अलग अलग रखा गया है। हाइड्रोजन को 2 गुणधर्म होने की वजह से फर्स्ट तथा 7 में स्थान दिया गया दोनों ग्रुपों में। ये वर्तमान आवर्त सारणी जिसमें SPDF ब्लॉक आपको अलग से साफ नजर आ रहे हैं। ये S ब्लॉक है पूरा, ये P ब्लॉक है, ये D है और नीचे ये दोनों F ब्लॉक है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।